एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। इस वीडियो में पाकिस्तान और भारत के बीच बने तनाव के पीछे के पहलुओं के बारे में जो कारण का पार्ट 1 हमने बनाया था, उसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। तो चलिए आपको विस्तार से आगे की जानकारी बताते हैं। नदी पर क्यों बनाए जाते हैं बांध? आखिर बांध सलाल से क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? इस पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि बांध में होता क्या है। किसी भी नदी पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके पानी के इस्तेमाल से बिजली पैदा की जा सके। इसके लिए पानी को पहले रोकना होता है, जिसके लिए डैम यानी बांध बनाना होता है, जो ईंट, कंक्रीट या मिट्टी की एक मजबूत दीवार होती है। नदी दो ओर पहाड़ियों से घिरी होती है और तीसरी ओर ये दीवार खड़ी हो जाती है। पीछे से आने वाला पानी रुकने लगता है और इस पानी को एक निश्चित ऊंचाई से सुरंगों के जरिए टरबाइन्स पर गिराया जाता है। पानी की ताकत टरबाइन्स को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। नदियों से जो पानी आता है उसमें काफी मात्रा में गाद होती है, यानी पहाड़ों के कटाव से आने वाली मिट्टी, जिसे सिल्ट भी कहा जाता है। समय के साथ साथ सिल्ट बांध के नीचे जमा हो जाती है, जिससे पानी के भंडारण के लिए जगह कम पड़ती जाती है। वैसे बांध में सिल्ट यानी गाद को कम करने की तकनीकी उपाय होते हैं। डिसिल्टिंग बेसिन बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सिल्ट को बांध में आने से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। सिल्ट को निकालने के लिए बांध में नीचे गेट बनाए जाते हैं, जिन्हें स्टूल गेट कहा जाता है। इन गेटों को खोल दिया जाए तो सारा सिल्ट आगे बह जाता है। इसे फ्लशिंग कहते हैं। सिल्ट निकल जाने से पानी के भंडारण की जगह बन जाती है। डिसिल्टिंग करते वक्त डाउनस्ट्रीम के जो इलाके हैं, यानी बांध के बाद आने वाले इलाके, उनमें प्रशासन के सचेत कर दिया जाता है कि लोगों को किनारे से हटा लें। इसके लिए सायरन भी बजाए जाते हैं। डिसिल्टिंग करने से निचले इलाके में नदी में गाद जमा हो जाती है और नदी का तल भी उथला हो जाता है। बांध को बनाने वक्त भी पाकिस्तान ने जताया काफी ऐतराज। अब आते हैं सलाल बांध पर, जिसे सिंधु नदी समझौते के तहत ही बनाया गया, यानी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाया गया। 690 मेगावाट के इस बांध को बनाने वक्त भी पाकिस्तान ने काफी ऐतराज किया था, जैसा बाद में भी उसने बगलीहार बांध को लेकर भी किया था। सलाल बांध को दरअसल पहले स्टोरेज डैम के तौर पर बनाने की योजना थी, ताकि उससे बिजली उत्पादन की क्षमता ज्यादा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के आग्रह पर इसे रन ऑफ द रिवर डैम बनाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान को यही डर था कि स्टोरेज डैम बना तो भारत किसी झपड़ में स्थिति में पूरा पानी छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है, या फिर जब नदियों में पानी कम हो तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। सलाल डैम को पहले अंडर स्टूल गेट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी बांध के निचले की ओर छोटे द्वार, जिनसे पानी को अलग अलग स्तरों पर निकाला जा सके और जिनके जरिए सिल्ट को भी बांध से बाहर निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान के ऐतराज के बाद सिंधु नदी समझौते के तहत भारत इन अंडर स्टूल गेट्स को स्थायी तौर पर बंद करने को तैयार हो गया। पूरा सलाल बांध सिल्ट से भरा हुआ है। स्टूल गेट की जगह को कंक्रीट से प्लांट कर दिया गया, यानी बांध में उस जगह पर कंक्रीट को मोटी दीवार ही बना दी गई। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के दबाव में सलाल बांध के स्लिपवे गेट भी 40 फीट से घटाकर 30 फीट कर दिए गए। स्लिपवे गेट तब काम आते हैं जब बांध पूरा पानी से भर जाता है और इन गेट्स के जरिए अतिरिक्त पानी ऊपर से भरकर आगे निकल जाता है। तो सिंधु नदी समझौते के चलते सलाल डैम में अंडर स्टूल गेट भी नहीं है और पानी का बहुत ज्यादा भंडारण नहीं हो सकता। अंडर स्टूल गेट न होने से सिल्ट भी बाहर नहीं निकल सकती। सलाल बांध 1987 में बन चुका था और तब से उसमें डिसिल्टिंग नहीं हुई है। पूरा सलाल बांध सिल्ट से भरा हुआ है। उसमें लाइव स्टोरेज यानी पानी का भंडारण बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। भारत इसी कारण कई बार सिंधु नदी समझौते की बात कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सलाल बांध से किसी तरह इस सिल्ट को निकालकर निचले इलाकों में पहुंचाया जा सकता है? ये सिल्ट पाकिस्तान में आगे उनके कैनाल सिस्टम और बांध के लिए मुसीबत बन सकती हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि सलाल बांध के आगे भारत का भी काफी इलाका आता है। ये जो कुछ दिन पहले बगलीहार और सलाल बांध के गेट बंद करने की खबर आई थी, इस बीच बीते दिनों ये खबर आई कि सलाल बांध और उसके
उससे ठीक पहले पड़ने वाला बगलिहार बांध का पानी रोक दिया गया है। ये सही है कि पानी रोका गया, लेकिन अभी ये रूटीन तरीके से रोका गया है। दरअसल बांध में पीक डिमांड के लिए पानी का स्तर बढ़ाना जरूरी होता है, खासतौर पर शाम के वक्त के लिए जब पीक डिमांड होती है। ऐसे में पानी को रोककर उसका स्तर बढ़ाया जाता है ताकि पीक डिमांड के समय ज्यादा बिजली बनाई जा सके, यानी पावर जनरेशन अधिकतम हो सके। गर्मियों में पीक डिमांड शाम को 7 बजे से रात के 9 बजे तक होती है। लोड डिस्पैच सेंटर के शेड्यूल के मुताबिक ये सारा काम होता है। वैसे भी जानकारों के मुताबिक अगर पानी रोका भी जाएगा तो भी एक स्तर ही रोका जा सकता है, क्योंकि चिनाब पर हमारे बांधों को बड़ी स्टोरेज के लिए नहीं बनाया गया। चिनाब पर 1000 मेगावाट का पाकल दुल और 1856 मेगावाट का सावलकोट पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन उनके पूरा होने में अभी समय है। इन्हें अभी तक रन ऑफ द रिवर के तौर पर बनाने की तैयारी थी, लेकिन अब यह तय है कि उनमें अब पानी के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान के साथ भारत इन सभी 6 नदियों के बहाव से जुड़ा आंकड़ा साझा नहीं कर रहा है। इससे पाकिस्तान को अपनी आने वाली रणनीति बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन भारत इतने से संतुष्ट होने वाला नहीं है। वैसे भी भारत सिंधु नदी समझौते से पहले से ही संतुष्ट नहीं था और मौजूदा विदेश सचिव विक्रम मिस्री के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी रहते भारत पाकिस्तान को इसकी समीक्षा के लिए नोटिस दे चुका था। भारत की ओर से जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में 2 बार सिंधु नदी समझौते का समीक्षा के नोटिस दिए जा चुके हैं। इसी बीच कई जानकार ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए चीन भी भारत को परेशान कर सकता है। दरअसल चीन दुनिया के सबसे बड़े 3 जॉर्ज डैम से भी 3 गुना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की एक नई और बड़ी वजह बनने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन के स्वायत्त शासी तिब्बत प्रांत में मानसरोवर झील के करीब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, उसे चीन में यार्लुंग सांगपो कहा जाता है। इस नदी पर चीन पहले ही कई बड़े बांध बना चुका है, अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। कुल मिलाकर करीब 2900 किलोमीटर लंबी यारगुल सांगपो नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक तीव्र यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है, जिसे ग्रेट बेंड डैम भी कहा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बांध से भारत में भी चिंता पैदा हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि इससे चीन ब्रह्मपुत्र के पानी पर नियंत्रण कर सकेगा, बांध के बड़े जलाशय में अपनी जरूरत के मुताबिक पानी रोक सकेगा और जरूरत के हिसाब से छोड़ सकेगा। अगर कभी भी चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाके में बाढ़ आ सकती है। चीन के साथ विश्वास की कमी ऐसे चिंताओं को और बढ़ाती है। बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र वैसे ही विकराल हो उठती है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ना तय है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 6 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। सरकार ने इस सिलसिले में चीन को अपनी चिंता बता दी है। चीन ने इस पर अपनी सफाई भी दे दी है, लेकिन उसकी सफाई जो भी हो, इतने बड़े पैमाने पर बांध के बनने से पर्यावरण पर असर को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है और 40% तिब्बत से आता है। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाकों में सूखी तो निचले इलाकों पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क तो पड़ेगा ही। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बम बता रहे हैं। चीन कभी ऐसा न कर पाए, इससे निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल के अपर सियांग जिले में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है।
अनुमान के मुताबिक करीब 11,000 मेगावाट के इस बांध के जलाशय में मानसून के दिनों में करीब 9 अरब घन मीटर पानी स्टोर किया जा सकेगा। इससे सभी जरूरतें पूरी होंगी। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बांध बनाने का भी विरोध तेज हो रहा है। आपको आगे भी हम ऐसी ही अपडेट्स देते रहेंगे। एमटी टॉक शो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।